गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्वेश्चन की एक सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। आज उसी सीरीज में हम मुगल भारत के टॉप 100 क्वेश्चन, मुगल पीरियड में जो 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे। 50 क्वेश्चन इस स्लाइड पे देखेंगे, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर जो मैं क्वेश्चन आपके सामने कराऊंगा ये क्वेश्चन शब्दावलियों से हो गए है ना। शब्दावली सिलेबस के अंदर एक विशेष तौर पे एक टॉपिक भी दिया हुआ है ना, वहां से डायरेक्ट ही क्वेश्चन हमेशा बनता है दोस्तों। जहां जहां से क्वेश्चन बनता है ज्यादातर क्वेश्चनों को मैंने वहीं से मेंशन किया है, मुगल अमीरों से मेंशन किया है। भारत में यूरोपीय लोग आते हैं शाहजहां के समय में, जहांगीर के समय में, अकबर के समय में, औरंगजेब के समय में, वे टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए हैं। इनकी भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, इन पे चर्चा की है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में और 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखना, क्वेश्चन लगाना, खुद से वीडियो को पॉज करना, आंसर देने की कोशिश करना, उसके बाद देखना, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, स्पेशली यूजीसी नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर से क्वेश्चन उठाए हैं सारे के सारे, ठीक है दोस्तों। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या था आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित मुगल अमीरों पर विचार कीजिए। कुछ मुगल अमीर दिए गए हैं जो कि अकबर के समय में थे, जहांगीर के समय में थे, शाहजहां के समय और औरंगजेब के समय में। इन मुगल अमीरों का मैच करना है आपको, ठीक है, मैच कराना है, इन मुगल अमीरों का ऑर्डर कराना है दोस्तों। ये ऑर्डर वाले क्वेश्चन मैं आपसे हमेशा बोलता हूं भाई, 20 से 25 क्वेश्चन पूरे पूरे नेट के एग्जाम में ऑर्डर से पूछे जाते हैं, चाहे प्राचीन भारत हो, चाहे मध्यकालीन हो या आधुनिक भारत हो। तो अगर आप ऑर्डर भी अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपकी बात यहीं पे 40 या 50 मार्क्स आपके बन जाते हैं दोस्तों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, मुगल अमीरों का ऑर्डर लगाना है। अगर हमें पता होता कि भाई अफजल खान जो है, अफजल खान किसके समय में था, किस बादशाह, मुगल बादशाह के समय में था ये, तो ये था किसके समय में दोस्तों, औरंगजेब के समय में। किसके समय में था, औरंगजेब के समय में। जब हम इनको ऐसे अरेंज कर लेंगे शासकों के रूप में, तो आप ऑर्डर भी उसको आसानी से लगा सकते हैं। महावत खान किसके समय में था, जहांगीर के समय में। महावत खान किसके समय में था, जहांगीर के समय में। अली मर्दान खान शाहजहां के समय में। किसके समय में, शाहजहां के समय में। और आसफ खान अकबर के समय में अमीर था दोस्तों। इनके समय में होने वाले विद्रोह या अभियान इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए एक बार, है ना। तो आप बताइए, अगर आप इनको हम ऑर्डर से अब लगाए तो अब आपको इसमें क्या परेशानी होने वाली है। आपको पता है भाई, अकबर 1556 में बैठता है और 1605 तक गद्दी पर रहता है, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा मुगल पीरियड में। उसके बाद जहांगीर बैठता है 1605 में और 1627 तक गद्दी पर रहता है। उसके बाद 1627 से 1658 तक शाहजहां रहता है और 1658-59 से लेके 1707 तक कौन रहता है, औरंगजेब रहता है। अगर आप ऑर्डर की बात करी जाए, ऑर्डर अमीरों का पूछा है, लेकिन आप इसके तहत भी लगा सकते हैं। सबसे पहले भाई आसफ खान था। आसफ खान ये वही था जिसने गोंडवा, वो गढ़कटंगा का जो अभियान किया था, जहां रानी दुर्गावती को पराजित किया था, यही आसफ खान था वह है। अली मर्दान खान कौन था, अली मर्दान खान वही था जो कांधार का जो राज्य है मुगलों को देता है ना, फिर इसको सूबेदारी उसके बदले में दी जाती है। मावत खान जहांगीर के समय में था। ये मावत खान की जो नाम थी, जो उपाधि थी, इस जहांगीर ने इसको दी थी। इसका मूल नाम तो जमान बेग था। क्या नाम था इसका, मूल नाम जमान बेग था, ठीक है। यही था मावत खान जिसने जहांगीर को कैद कर लिया था दोस्तों, ठीक है। एंड लास्ट, अफजल खान औरंगजेब का एक अमीर था। मुख्य घटना, तो मैंने आपको कुछ शासक, उनके संबंधित अमीर, ठीक है दोस्तों, इनको अच्छे से मैच कर लो। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, दोबारा फिर बन सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विभाग की देखभाल मुगल प्रशासन में सदर उस सुदूर द्वारा की जाती थी। सदर उस सुदूर एक विभाग था मुगल भारत में, और इसके द्वारा किसकी जांच, किसकी देखभाल की जाती थी, वो श्यूरगाल भूमि होती थी। इनका जो भूमि का जो विभाजन करता था, श्यूरगाल या खालसा भूमि का विभाजन कौन करता था, सदर उस सुदूर। ये एक पद था, मुख्य पद था। शिक्षा से संबंधित जो कार्य पद्धति देखता था मुगल भारत में, सदर उस सुदूर ही देखता था। इसके मुख्य घटना, आपको सदर उस सुदूर हो, मीर समा हो, या आपको सारे के सारे इनके जो डिपार्टमेंट के अंदर जो भी पद थे, एक बार मुगल भारत के प्रशासन में एक बार आप उसको देख लीजिए। एग्जाम के अपने 20 डेज बचे हुए हैं दोस्तों। अगर आप देखोगे निश्चित ही आपको इसका फायदा मिलने वाला है। तो इसका राइट आंसर श्यूरगाल, सदर सुदूर किसकी देखभाल करता था, श्यूरगाल की देखभाल करता था। थर्ड क्वेश्चन देखो दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन,
किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व तो दीवाने खालसा के पास था। दीवाने खालसा, दीवाने खालसा क्या होती थी? सबसे पहले तो यही बात देख ली भाई, खालसा जो जमीन होती थी, जो भूमि होती थी, जो सीधा केंद्र के नियंत्रण में जो आती थी, जिसपे केंद्र का नियंत्रण होता था। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई? राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि दीवाने खालसा के पास थी। दीवाने खालसा है ना, आपने पता भी होगा भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने भी खालसा का बढ़ावा दिया था। ये मेरठ वाला क्षेत्र, दोबाब वाला क्षेत्र जो था, उसको खालसा में परिवर्तित कर दिया था। तो खालसा का मतलब है जो केंद्र के डायरेक्ट नियंत्रण में आती है, उसको खालसा बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम विजयनगर साम्राज्य में पढ़ते हैं तो खालसा को वहां पे क्या बोला जाता है? भंडारवाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? भंडारवाद। उस भूमि को, खालसा को मुगल भारत में, उसमें भंडारवाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि स्पेशली मुगलों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम यहाँ पे आज दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, औरंगजेब ने सिजदे पर प्रतिबंध लगाया। भाई ज्यादातर जो प्रथा पहले से चली आ रही थी उन पर सभी पर लगभग प्रतिबंध किसने लगाया? वो लगाया औरंगजेब ने। सिजदे पे प्रतिबंध भी औरंगजेब ने लगाया। सिजदा, फोबोस, अन्य जो घटना जो घटी जा रही थी, इस पर सभी पर प्रतिबंध इसने लगाया, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा के उत्कीर्णन को प्रोत्साहित किया। नहीं, प्रोत्साहित नहीं किया भाई, हतोत्साहित किया। क्या किया? हतोत्साहित किया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ए होगा। लेकिन आपको यहां पे विशेष तौर पे एक बात याद रखनी है, एक बात याद रखनी है दोस्तों, अगर आपको आंसर आता भी है ना, तो आप कई बार कहां पे गलती कर देते हैं। इस चीज को अगर आप अभी नोट कर लोगे तो एग्जाम में आपको इसका निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। वो क्या चीज है दोस्तों? देखो, ये कथन तो आपने पढ़ लिए दोनों, लेकिन इसके बाद जो ये लाइन दी गई होती है ना, उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है, सही है या सही नहीं है? कई बार यहाँ पे सही नहीं भी आ जाता है। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल इसका चेंज हो जाता है ना। तो ये जो लाइन है, ये आपको बहुत ध्यान से देखनी है दोस्तों। नीचे वाली लाइन, इसमें सही है पूछा है या सही नहीं है ये पूछा है। ठीक है, गलत है पूछा है, ये सही है पूछा है। ठीक है, इस पर काम कीजिए। इसका राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? भाई शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेके 1658 के बीच का भी कौन सा काल था? शाहजहां का काल था। और हमें पता है गोलकुंडा और बीजापुर तो दोनों औरंगजेब के समय में मिलाए गए थे, दोनों औरंगजेब के समय में मिलाए गए थे। तो शाहजहां के समय में कौन सा राज्य मिलाया गया था मुगल साम्राज्य में? वो अहमदनगर मिलाया गया था। कौन सा मिलाया गया था दोस्तों? अहमदनगर साम्राज्य जो था शाहजहां के समय में मिलाया गया था। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो दोस्तों, मुगल काल के संदर्भ में हासिल से क्या अभिप्राय है? कुछ शब्दावलियां दी गई है, जानबूझ के मैंने मेंशन किया है शब्दावलियां। हासिल से क्या अभिप्राय है, ये शब्दावलियां आपसे पूछी भी गई है भाई, हासिल क्या होता था। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए भाई। भूमि से वसूला गया या एकत्रित किया गया वास्तविक राजस्व को ही हम क्या बोलते थे? हासिल बोलते थे। क्या बोलते थे? हासिल बोलते थे। जो भूमि से मतलब वसूलते थे या एकत्रित जो करते थे, उसको वास्तविक राजस्व को हासिल बोलते थे। ठीक है दोस्तों, सेवंथ क्वेश्चन देखिए, वीर जी बोहरा, मलय चेट्टी और अब्दुल गफ्फार वोहरा की गिनती किन में होती थी? वीर जी बोहरा, ये बोहरा, मलय चेट्टी या ये अब्दुल गफूर, ये आपने पढ़ा भी होगा। मुगल काल में जो धनी व्यापारी होते थे उनको ये उपाधि या ये नाम जो थे ये उनसे संबंधित थे। यानी कि मुगल काल में जो सबसे धनी व्यापारी जो होते थे उनको हम क्या बोलते थे दोस्तों? ये नाम उनसे संबंधित थे। पश्चिम में हमें देखते हुए ये व्यापारी लोग होते थे, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, है ना। तो मुगल काल के सबसे धनी व्यापारी। ठीक है दोस्तों, एट्थ क्वेश्चन देखो, मुगल काल में गिलकार कौन थे? वही शब्दावली वाला क्वेश्चन है, शब्दावली वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है। गिलकार कौन थे भाई? कपास और रेशम के जो बुनकर होते थे उनको गिलकार बोलते थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनको याद कर लीजिए। डायरेक्ट गिलकार क्या होते थे, है ना। रुई धुनिया की कमान कौन संभालता था? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखो भाई, कि पूरे मुगल शासन काल में सभी मनसबदारों को वेतन केवल जागीर के रूप में मिलती थी, न कि रोकड़ के रूप में। गलत बात है भाई, जागीर के रूप में भी मिलती थी, रोकड़ के रूप में भी मिलती थी। तो आंसर ये गलत है। इनमें से सबसे पहले कहाँ ध्यान देना है, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है, इस चीज पे चर्चा करनी है भाई। तो जागीर के रूप में भी मिलती थी, रोकड़ के रूप में मिलती है, नकद भी मिलती है ना। मुगल प्रशासन के अंतर्गत सभी जागीरें हमेशा हस्तांतरणीय थी, यानी कि ट्रांसफरेबल थी। नहीं, ट्रांसफरेबल सारी की सारी जागीर नहीं थी दोस्तों, सारी की सारी जागीर ट्रांसफर नहीं थी। ठीक है, तो दोनों के दोनों ऑप्शन इसमें गलत हुए। तो आंसर क्या होगा? न तो एक और न ही दो। ये इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखिए,
मध्यकाल में पिंजण सबसे क्या अभिप्राय था? मध्यकाल में पिंजण सबसे क्या अभिप्राय था? वही शब्दावली वाला क्वेश्चन। हासिल क्या था, पिंजण क्या था, ठीक है, ये चीज शब्दावली है। ये आपके सिलेबस में सबसे पहले शब्दावली ही दी गई है। अगर आप शब्दावली पे काम करेंगे तो दोस्तों आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। पिंजण क्या होता था? रुई दुनिया की कमान को पिंजण बोलते थे। रुई दुनिया की जो कमान थी उसको संभालता था, उसको पिंजण शब्द से डिनोट करते थे। दोस्तों 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शेरशाह के प्रशासन की सबसे निचली इकाई का क्या नाम था? शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था, लोक कल्याणकारी व्यवस्था, उसकी सिक्के, उसके द्वारा किए गए कार्य है ना, उसका प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। शेरशाह से संबंधित क्वेश्चन बनता ही बनता है। शेरशाह से संबंधित क्वेश्चन बनता ही बनता है। या तो उसके अभियान से बनो कि कौन कौन से अभियान, कलिंजर अभियान था, ये मारवाड़ का अभियान था, ये कन्नौज का युद्ध था, या चौसा का युद्ध था। शेरशाह के युद्ध एक बार देख लीजिए, उनसे संबंधित भू राजस्व व्यवस्था देख लीजिए। भू राजस्व व्यवस्था में उसने ही उत्तम, मध्यम और निकृष्ट भूमि का चुनाव किया था। तो सबसे निचली जो जागीर थी शेरशाह के समय में प्रशासन की, वो कौन सी थी? जागीर। सबसे निचली जो इकाई थी वो कौन सी थी? जागीर थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन। औरंगजेब के अधीन नौकरी लेने के पहले मीर जुमला किसकी सेवा में था? औरंगजेब के अधीन नौकरी लेने के पहले मीर जुमला के बारे में पूरा पढ़ लीजिए ना एक बार। ये मीर जुमला वही था जिसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया था। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने प्रदान किया था? मीर जुमला ने तो प्रदान किया था। तो ये औरंगजेब की सेवा से पहले कहां था? गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह के सेवा में था। ये गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह की सेवा में था। ठीक है, कौन? मीर जुमला। 13th क्वेश्चन देखो दोस्तों, कुछ कथन दिए गए हैं, उन पे विचार करने हैं। विचार क्या करना है? सही पे करना है, गलत पे करना है? सही पे करना है। ठीक है दोस्तों, किस पे करना है? सही पे करना है। अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर निषेध लगा दिया था। बिल्कुल किया था। अकबर ने बहुत सारे सामाजिक कार्य जो पब्लिक हित में थे वो सभी कार्य किए। सती प्रथा को निषेध किया था, जजिया कर की समाप्ति की थी, या अन्य भी बाल्य विवाह जो था उसको हतोत्साहित किया था, बहुविवाह प्रथा को हतोत्साहित किया था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देख लीजिए भाई, निषेध कर दिया था विधवा के जल जाने। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, तो पहला तो बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन देखो भाई, अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया था। हाँ बाल विवाह को हतोत्साहित किया था। हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था। यस, विधवा को जो विवाह होता था उनके लिए प्रोत्साहित किया था। मैंने आपको बताया जो भी शुभ कार्य जितने भी किए, अच्छे कार्य किए, अकबर ने किए। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर ए और दो दोनों इसके सही है। तो राइट आंसर इसका दोस्तों सी हुआ। 14th क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। मध्यकालीन भारत में कलंदर कौन थे? मध्यकालीन भारत में कलंदर कौन थे? कलंदर जो होते थे वो होते थे घुमंतु दरवेश। कौन होते थे? घुमंतु दरवेश। कलंदर हम बोलते थे किसको? घुमंतु दरवेश को। ये कुछ कथन है, वो मतलब वर्ड शब्दावलियां है, आप इनको डायरेक्ट देख लीजिए, है ना। निम्नलिखित में से किसी एक की राज्यसभा में प्रख्यात चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को प्रशय मिला? 14 क्वेश्चन, 12 से 14 क्वेश्चन मुगल भारत में बनते हैं भाई। और 12 से 14 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप इसको अलग से निकाल के रख लो भाई। ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है मुगल काल में चित्रकार से संबंधित। अकबर के चित्रकार, जहांगीर के चित्रकार। ठीक है, स्पेशली आपको अकबर और जहांगीर के दोनों के चित्रकार देखने हैं दोस्तों। आपको चित्रकारों में पढ़ना क्या है ये चीज देख लो एक बार। इनकी टाइटल देखो, किसकी उपाधि नादिर उल अस्र थी, किसकी उपाधि नादिर उल जमा थी, किसको भारत का मतलब कि किसको बोला गया है कि भाई इनमें कौन सा कहार का पुत्र था, किसको टकसाल का दरोगा बनाया गया था, कौन सा व्यंग्य प्रणाली पे काम करता था, कौन सा यूरोपीय चित्रकारी से संबंधित था, कौन सा वे पशुपति उसकी पशुओं की और पक्षियों की चित्रकारी करता था, है ना, कौन सा विदेश में शासक का चित्र बना के लाया था, है ना, बिशनदास। तो अकबर के समय में 17 चित्रकारों का वर्णन कौन करता है? 17 चित्रकारों का वर्णन वो करता है अबुल फजल। अबुल फजल अपने आइन अकबरी में 17 चित्रकारों, उनमें बताया है भाई 13 हिंदू थे। ठीक है, आपको पढ़ोना दसवंत था, बसावंत था, मिशीवंत था, सावलदास था, ये अन्य थे। ठीक है, आप इनको एक बार सारे को देख लीजिए दोस्तों, कौन कौन से अकबर से संबंधित थे, कौन से जहांगीर से संबंधित थे। तो ये जहांगीर और अकबर के तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 हुमायूं से संबंधित थे तो दोनों हुमायूं को देख लीजिए भाई, बीजाद के बाद जो जो आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था? चित्रकार अब्दुल समद को प्रशय किसने दिया था? अकबर ने दिया था। किसने दिया था भाई? अकबर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16th क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन और कारण दिए गए हैं, इन कथन और कारणों को आपको आंसर करना है। देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन, आप आंसर देने की ट्राई कीजिए, है ना।
इसको रोक के वीडियो को पॉज करके आंसर देने की ट्राई कीजिए आप। पहला कथन क्या था? मध्यकालीन भारत में बंदूकों का निर्माण अलग अलग टुकड़ों को गर्म छल्लों की सहायता से आपस में मिलाकर किया जाता था। बिल्कुल सही बात है भाई, आपस में मिलाकर किया जाता है। ऑप्शन कथन कारण देखो उसको, युद्ध के मैदानों में ढलवा लोहे की बंदूकें चिंताजनक निरंतरता के साथ असफल होती पाई गई थी। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, लेकिन कारण कथन की पुष्टि नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो आंसर आप क्या लगाओगे दोस्तों? इसका आंसर लगाओगे ए। कथन और कारण नहीं, इसका आंसर लगाओगा बी। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है दोस्तों। ठीक है, कथन तो दोनों के दोनों सही है। ये कथन और कारण से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप कारण कथन की पुष्टि करता है तो तभी आप उसका लगाएंगे कि ये इसका सही स्पष्टीकरण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17। यहाँ पे आपसे इसमें डिपार्टमेंट के अंदर, विभाग के अंदर कुछ पद दिए गए हैं, वे पद किससे संबंधित थे इसको मैच कराना था। आप आंसर दीजिए इसका कि भाई अमल गुजार जो होते थे, अमल गुजार कौन से पद से संबंधित होते थे, क्या कार्य संभालते थे मुगल प्रशासन के अंदर? ये राजस्व संग्राहक थे। कौन? अमल गुजार। बीटिकची कौन होते थे? बीटिकची ये लेखाकार होते थे। बीटिकची। मुकद्दम सेना नायक नहीं भाई, मुकद्दम सेना नायक नहीं होते थे, चौधरी या देशमुख होते थे जो ग्राम प्रशासन संभालते थे। मुकद्दम चौधरी या देशमुख होते थे जो ग्राम प्रशासन संभालते थे। कानून को कौन होते थे? कानून को राजस्व अभिलेख संग्राहक जो होते थे उनको हम कानून को बोलते थे दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हुआ। इसी प्रकार से सारे के सारे विभाग इस क्वेश्चन के तहत, इसको पोज करके अपनी बुक में एक बार देख लीजिए कौन कौन से विभाग इससे संबंधित थे, तो ये आपको ये तरीका सबसे अच्छा रहेगा दोस्तों। 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था? यहां से तो अथर्ववेद पूछा है, इस क्वेश्चन के अंदर अथर्ववेद पूछा है। मेरा क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन करना या डालना, ये इसका मुख्य कारण ये था। इसका पहले एक बार आंसर बता देता हूँ। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया, यह भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मुगल भारत का। यहाँ पे सारे के सारे आपसे फारसी अनुवाद पूछे जा सकते हैं दोस्तों, कि रजमनामा का फारसी अनुवाद किसने किया, अन्य पुस्तकों का फारसी अनुवाद किसने किया, दारा सिक्कों ने किस चीज़ का फारसी अनुवाद किया, या और कौन बंदायूनी ने किसका फारसी अनुवाद किया, फैजी ने किसका फारसी अनुवाद किया। तो सारे के सारे आपके पास अगर शॉर्ट लिस्ट है तो आप एक बार देख लीजिए किसका किसने फारसी अनुवाद किया। तो 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बार कथन और कारणों पे ही चर्चा करनी है। इसमें कथन दिए गए हैं 2, इनमें से चर्चा क्या करनी है, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। मुगल काल में पहाड़ी मिर्च अथवा मिर्च के प्रयोग का ज्ञान नहीं था। अरे भाई ज्ञान था, मुगल काल में तो बहुत चीजों का ज्ञान हो गया था। उसके बाद 17वीं शताब्दी के अंत तक भारत में तंबाकू के धूम्रपान आम जनता की आदत बन चुकी थी। तंबाकू भारत में फैल चुका था मुगल काल में। तो इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। क्या होगा राइट आंसर? बी, यानी कि अकेले दूसरा सही है इसका आंसर। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखो भाई, हल्दी घाटी में 1576 में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया। भाई 1576 में भगवान दास ने नहीं, मान सिंह ने किया था। अभियान जो किया था ये मान सिंह ने किया था, मान सिंह और आसफ खान ने। किसने? मान सिंह और आसफ खान ने किया था। तो ये ऑप्शन पहला गलत हुआ दोस्तों। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो भाई, मान सिंह ने सन 1586 ईस्वी में कश्मीर के शासक यूसुफ खान को अकबर के समक्ष समर्पण के लिए सफलतापूर्वक कार्य किया। नहीं, उल्टा दे दिया। यहाँ पे ये किया था भगवान दास ने। किसने? भगवान दास ने, यानी कि इसके फादर ने। किसके? मान सिंह के। ये भगवान दास का बेटा ही था मान सिंह, भगवान दास का बेटा था मान सिंह। ठीक है, तो दोनों के दोनों कथन इसने अपोजिट कर दिए। हल्दी घाटी के युद्ध में भगवान दास दे दिया, हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित कौन था? मान सिंह था। और यहाँ पे कश्मीर के शासक को पराजित किसने किया था, समर्पण किसने कराया था? ये भगवान दास ने कराया था। यहाँ पे आपसे ऑप्शन में मान सिंह दे दिया दोस्तों। तो दोनों ऑप्शन आपको गलत हुए। तो राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? ये डी, न तो एक और न ही दूसरा। हल्दी घाटी का युद्ध आपसे पूछ लिया जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था, लेकिन उसका उप सेनापति कौन था? एक मुस्लिम व्यक्ति उसका उप सेनापति था, हाकिम खान सुर। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा कि उसमें सेनापति कौन था मुगल काल की तरफ से, उप सेनापति कौन था, है ना। मेवाड़ का युद्ध, थर्मोपल्ली का युद्ध, इसको क्या क्या नाम से जानते हैं? हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है उसका प्रत्यक्षदर्शी जो इतिहासकार था वो अब्दुल कादिर बंदायूनी था, जो कि मुंतखाब उल लुआब का लेखक था, जो कि अकबर का आलोचक भी था। ठीक है, प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार। आपसे पूछ लिया जाएगा पानीपत के द्वितीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार आरिफ कंदारी, इसका प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार। 1761 का जो युद्ध होता है उसमें किसने प्रत्यक्षदर्शी जो उसका रहा है 1761 का। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग्य काव्य की रचना की है? भाई स्रोत है
व्यंग्य काव्य स्रोत है भाई, मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ स्रोत पे, चाहे स्रोत हुमायूं के हो या अकबर के हो या फिर जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के हो, तो सभी के स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। खोनवीर किससे संबंधित है, गुलबदन बेगम ने क्या लिखी है, अब्दुल कादर बंदायूनी ने क्या लिखा है, फैजी ने क्या करा है, अबुल फजल ने क्या किया है ना, मावत खान की क्या है, और किसकी कौन सी पुस्तक है। स्रोत तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यंग्य काव्य की जो रचना की थी वो कौन सी थी, वो किसने की थी, जाफर जटल्ली ने। किसने, जाफर जटल्ली ने व्यंग्य काव्य की रचना की थी। इसमें आपको स्पेशली इस चीज पे फोकस करना है दोस्तों। स्रोत एक बार देख लेने हैं सरसरी निगाहों से एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आपने मुगल काल नहीं पढ़ा है तो जिस जिस चीजों पे, मतलब मैं अपना अनुभव आपको ही बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं, अनुभव आपको बता रहा हूँ। यहाँ से अगर आपने फॉलो किया तो निश्चित ही आपको इसका फायदा मिलेगा। 22 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अबुल फजल जो कि एक महान विद्वान तथा शैलीकार था, अपने काल का अग्रणी इतिहासकार भी था। उसने गद्य लेखन की एक ऐसी शैली स्थापित की जिसका बहुत वर्षों तक अनुकरण होता रहा। अबुल फजल जो था एक इतिहासकार था, मुख्य इतिहासकार किसका, किसका, अकबर का। किसकी हत्या, इसकी बाद में हत्या इसकी 1504 में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, कौन करवाता है, जहांगीर करवाता है। कौन करवाता है, जहांगीर करवाते हैं, ठीक है। ये एक इतिहासकार था, अग्रणी इतिहासकार, किसके समय का, अकबर के समय का। तो पहला कथन क्या है, सही है भाई, पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखिए भाई, कारण देखिए इसका। अबुल फजल ने यह सब अपने भाई फैजी की सहायतार्थ किया। नहीं भाई, फैजी की सहायतार्थ के लिए नहीं किया। फैजी भी एक अच्छा कवि था, अच्छा सुलेखक था। फैजी, ये दोनों भाई थे, अबुल फजल और अबुल फजल और फैजी शेख मुबारक के बेटे थे, राजस्थान से संबंधित थे, ठीक है। दोनों ही अच्छा ही सम्मान दोनों को मिला हुआ था। ये मजहरनामा से संबंधित भी थे। आप देखते हैं इन चीज़ों को, ये कि अकबर के जीवन में बहुत बड़ा मुख्य इनका किरदार रहता है, दोनों भाइयों का, अबुल फजल का और फैजी का दोस्तों। इसका तो राइट आंसर क्या हुआ, तो इसका ए सही है लेकिन आर गलत है, तो इसका राइट आंसर सी हुआ दोस्तों। 23 क्वेश्चन देखो। खोंद मीर के हुमायूंनामा में अहल ए मुराद की चर्चा कुछ लोगों के समूह के रूप में है, वे निम्नलिखित में से कौन से है। अहल ए मुराद, सबसे पहले तो खोंद मीर पता होना चाहिए भाई, और इसकी हुमायूंनामा, ये किसका, हुमायूं का एक स्रोत का एक लेखक है खोंद मीर। हबीबुस सियार की रचना की थी, है ना, हबीबुस सियार की रचना की थी। और ये किसके बारे में वर्णन करता है, हुमायूं के बारे में वर्णन करता है। हुमायूं के बारे में वर्णन करता है तो अहले मुराद में कुछ लोगों की चर्चा करता है। किन किन लोगों की चर्चा करता है, संगीतकार की करता है, नर्तक की करता है, नृत्यांगना की करता है। संगीतकार की करता है और नर्तक की करता है और नृत्यांगना की करता है चर्चा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, खोंद मीर किसके समय में था, जोहर आफ्ताबची किसके समय में था, गुलबदन बेगम किसके समय में थी, ठीक है, मिर्जा हैदर दोगलत किसके समय में था। ये स्रोत के लेखक है दोस्तों। इसी प्रकार अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है। अकबर के शासन से संबंधित टोडरमल की कुछ भूरा जैसा व्यवस्था दी गई है। इसमें एक कथन आपका, मतलब कौन कौन से कथन इसमें गलत हो सकते हैं, ये सही हो सकते हैं, आपको चूज करने हैं। लेकिन आंसर क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से सही बताने हैं, हमें इनमें से सही छांटने हैं। तो आप एक बार पढ़ लीजिए इसके, कि राज्य के द्वारा कृषकों को अग्रिम ऋण देने का प्रावधान था जो आसान वार्षिक किस्तों में चुकाया जा सकता था। बिल्कुल सही बात है, आसान वार्षिक किस्तों में चुकाया जा सकता है, ऋण देने का प्रावधान था। यही काल मध्यकाल में आप सल्तनत में जब आप मोहम्मद बिन तुगलक का पढ़ते हैं, वो भी सौंदर्य यानी कि तकावी ऋण किसानों को देता है। सौंदर्य यानी तकावी ऋण किसानों को देता है। आपको पता होना चाहिए अकबर ने क्या किया किसानों के लिए भूरा जैसा व्यवस्था में। शेरशाह ने इससे पहले जो ये टोडरमल था ना, शेरशाह की भूरा जैसा व्यवस्था संभालता था ये टोडरमल, ठीक है। उसके बाद जब अकबर बादशाह बनता है तो अकबर की भूरा जैसा व्यवस्था में ये शामिल हो जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, खराब फसल के दौरान राजस्व वसूली में छूट दी जाती थी, और बिल्कुल दी जाती थी भाई। जब खराब फसल हो जाती थी, बूद और नाबूद ये कुछ फसलों का बांटा हुआ, मतलब क्षेत्र बांटा हुआ था। कौन सी फसल को बूद बोलते हैं, नाबूद बोलते हैं, जहाँ से फसल खराब हो गई वहां पर ऋण की छूट दी जानी थी। बिल्कुल सही बात है, ये अकबर की भू राजस्व व्यवस्था का एक भाग था। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, राजस्व समाहर्ताओं को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्य, चरित्र और सत्यनिष्ठा के बारे में शासकीय वार्षिक रिपोर्ट लिखनी होती थी। यस, बिल्कुल सही बात है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, लेखा हिंदी में रखने होते थे। हिंदी में नहीं होते थे भाई, फारसी में होते थे। किस में होते थे, फारसी में, क्योंकि मुगल काल की जो भाषा थी वो फारसी थी। तो इसका आंसर जो हुआ 1 2 3। आपको यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखनी है,
आपको अगर इतना बड़ा कोई क्वेश्चन आता है या इतनी बड़ी आपके सामने कोई मतलब क्वेश्चन बनता है, तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए दोस्तों? उसमें से कई बार क्या होता है, उसमें से आपको अगर सही आंसर नहीं पता है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन ऐसा जरूर छुपा होगा जो गलत है और उसका आपको पता है। सही का आपको नहीं पता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन उसमें जरूर मिलेगा जहां आपको गलत है उसका पता होगा। आपको पता है भाई हिंदी का तो कोई रोल था ही नहीं, हिंदी का क्या रोल था, फारसी का था। आप देखना इस चीज को नोट करके, कई क्वेश्चनों में हम गलत से ही ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, गलत से ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, जिसकी जानकारी हमें सही से नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 क्वेश्चन क्या था दोस्तों। कुछ कथन दिए गए, इन पे विचार करना है। विचार क्या करना है, सही है या गलत है? तो ऑप्शन में दिया गया इनमें से सही है बताना है। ये कथन अपने पास है, दो कथन। भारतीय संगीत पर प्राचीनतम फारसी रचना गुन्यात उल मुन्या अकबर के दरबार में लिखी गई थी। भाई गुन्यात उल मुन्या जो थी ये अकबर के दरबार में नहीं लिखी गई थी, ये औरंगजेब के दरबार में लिखी गई थी। गुन्यात उल मुन्या किसके दरबार में लिखी गई थी? औरंगजेब के दरबार में लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हुआ। संगीत तथा नृत्य की कृति संगीतोपनिषद सरोधारा की रचना गुजरात के एक जैन विद्वान द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही बात है भाई। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन टू हुआ। ऑप्शन टू हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कुछ क्वेश्चन आपके सामने ऐसे होंगे जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे तो आंसर कहीं ना कहीं से बिल्कुल जरूर निकलेगा। ठीक है दोस्तों, 26 क्वेश्चन देखिए। गज ए सवाई क्या था? गज ए सवाई क्या था? किसको डिनोट करते हैं गज ए सवाई? बताइए भाई क्या था? ये औरंगजेब का एक बड़ी तोप से सुसज्जित जलपोत था। गज ए सवाई औरंगजेब का बड़ी तोप से सुसज्जित एक जलपोत था, जिसको हम गज ए सवाई बोलते थे दोस्तों। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुगल प्रशासन से संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आप पढ़ने लगे लेकिन नहीं पे ध्यान नहीं दिया, तो हमने क्या बताना, इनमें से कौन सा आप कथन गलत है। यानी कहने का मतलब ये है इसमें गलत पूछ रहा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। मुगल तोपखाना मीर ए आतिश के अंतर्गत आता था। बिल्कुल सही बात है, आता था भाई। मुगल जो तोपखाना किसके अंतर्गत आता था? मीर ए आतिश। ये कुछ विभाग है, विभाग की अध्यक्षता, विभाग को जो देखभाल करता था उसके पद दिए गए हैं। आपको इनमें से इनकरेक्ट बताना है, यानी कि गलत बताना है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन था भाई सम्राट अथवा राजकुमार द्वारा पवित्र व्यक्तियों, विद्वानों तथा साधुओं को दी जाने वाली भूमि का पर्यवेक्षण प्रमुख जो शर्त के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन था शाही गृहस्थी मीर मंजिल के अंतर्गत आती। नहीं भाई, शाही गृहस्थी आपने पता है मीर ए समा देखता था। कौन देखता था? मीर ए समा। शाही गृहस्थी को कौन देखता था? मीर ए समा इसको संभालता था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर तो ये हमने पता लग गया यहाँ पे भाई, क्योंकि शाही गृहस्थी जो घर की जो देखभाल होती थी अंदर की, वो कौन संभालता था? मीर ए समा। एक बार पढ़ लीजिए डी ऑप्शन भी। सार्वजनिक नैतिकता का नियंत्रण मुअत्सिब के अंतर्गत आता था। नैतिक पालन से संबंधित जो अधिकारी था वो कौन था? मुअत्सिब। कौन? मुअत्सिब। तो दोस्तों आपको पता है शाही गृहस्थी मीरे समा, ना कि मीरे मंजिल दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। कुछ शासकों के क्रम दिए, शासकों का नाम दिया गया है मुगल कालीन, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, है ना, जहांगीर, औरंगजेब। और इनसे संबंधित कुछ इनके संरक्षक, इनके समय में जो सैनिक कार्यवाही जो करते थे उनके नाम दिए गए हैं। तो आपको मैच करना है भाई। आपको पता है हुमायूं के संबंधित बैरम खान था, पता है ना। उसके बाद बैरम खान के बाद ये अकबर का संरक्षक भी बनता है हुमायूं की मृत्यु के बाद, जब अकबर 1556 में गद्दी पे बैठता है। तो ये बैरम खान तो ये सही है हुमायूं से संबंधित। तर्दी खान बेग ये भी बाबर से संबंधित भी सही है। अब आप देखते हैं औरंगजेब जसवंत सिंह, ये भी सही है। लेकिन जो स्वाई जयसिंह था ये जहांगीर से संबंधित नहीं था। स्वाई जयसिंह जहांगीर से संबंधित नहीं था। अगर आपको ऑर्डर पता है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। स्वाई जयसिंह बाद में औरंगजेब के समकालीन नहीं होता है। ठीक है, उत्तरकालीन मुगल के समय में होता है स्वाई जयसिंह। 29वां क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से सम्राट अकबर के द्वारा 4 महत्वपूर्ण दुर्गों की विजय का सही कालानुक्रम कीजिए। अकबर के अभियान सारे के सारे याद कर लीजिए दोस्तों। कौन कौन से अकबर के अभियान थे? मालवा, मेड़ता, गढ़कटंगा, है ना, ये सारे के सारे। तो अगर आपको मतलब ये एक ऑर्डर से नहीं दिए गए हैं, मतलब ऑर्डर तो दिया गया है लेकिन बीच बीच से जो अभियान थे उनसे दिए गए हैं। तो अगर आपको पता होगा, सबसे पहले भाई मालवा, उसके बाद मेड़ता। तो आप मेड़ता लगाओगे तो असीरगढ़ तो वैसे भी दक्षिण का अभियान था, तो सबसे बाद में हुआ था, तो मेड़ता इसका राइट आंसर होगा। चलो, मालवा, मेड़ता आपको पता है। फिर उसके बाद मेड़ता के बाद रणथंबोर, कौन सा? रणथंबोर 1569 में। फिर कालिंजर, फिर असीरगढ़। तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप दोस्तों? डी।
क्या लगाओगे आप? इसका आंसर डी लगाओगे। तो अकबर के सारे अभियान एक बार आप दोस्तों देख लीजिए अच्छे से, कौन कौन से अकबर के उत्तर अभियान थे या कौन कौन से दक्षिण अभियान थे। इसी प्रकार से अलाउद्दीन के खिलजी के भी सारे के सारे अभियान देख लीजिए भाई। गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, सिवान, जालोर और देवगिरी, वारंगल, होयसल, पांडे, ये अलाउद्दीन खिलजी के थे, ये अकबर के थे। और आप इनको एक बार देख लीजिए, दोनों के अभियान इंपॉर्टेंट है, दोनों के अभियान इंपॉर्टेंट है, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो या अकबर हो। 13th क्वेश्चन देखिए भाई, इनमें से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? इसमें क्वेश्चन था सही सुमेलित है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेना भाई। जैबुनिसा बहादुर शाह द्वितीय है, खफी खान शाहजहां, नहीं भाई खफी खान तो औरंगजेब से संबंधित था ना कि शाहजहां से। किससे कहा संबंधित था? औरंगजेब से, ठीक है भाई। अब्दुल हमीद लाहौरी, नहीं ये जहांगीर से संबंधित नहीं था, शाहजहां से संबंधित था। गुलबदन बेगम किससे संबंधित थी? अकबर से संबंधित थी। कौन थी गुलबदन बेगम? कौन थी गुलबदन बेगम बताइए? गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। कौन थी? बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम, है ना, जिसने हुमायूं नामा लिखी, यानी कि हुमायूं की बहन थी। हुमायूं, अस्करी, कामरान, हिंडाल, ये 4 पुत्र थे, एक ये बहन थी गुलबदन बेगम। तो ये इससे संबंधित है और अन्य आपस में कोई भी विकल्प सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 31 क्वेश्चन। भाई दक्कन में पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू की खेती का आरंभ 16वीं शताब्दी में किया गया था। मुगल राज्यसभा में तंबाकू का धूम्रपान निम्नलिखित में से किस एक कारण पहुंचा? इसका राइट आंसर दीजिए भाई कि मुगल राज्यसभा में तंबाकू का धूम्रपान किस एक कारण पहुंचा। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा दक्कन के सैनिकों ने इनसे मुगल अमीर वर्ग में फैलाया। दक्कन के सैनिकों ने इसे मुगल अमीर वर्ग में फैलाया। इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। क्या होगा? सी होगा। देख लो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो और उसका आंसर आप मैच करना, ठीक है दोस्तों। 32 क्वेश्चन देखो, कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था तथा कुछ समय बाद पुनः लागू कर दिया था। बिल्कुल, कुछ रूढ़िवादी इसके शिक्षक थे, उनके कहने पर इसने दोबारा लगा दिया था, लेकिन एक बार 1564 में समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर है भाई, बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है। एक युवक के रूप में वह काफी उदार था और सहनशील था, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ कट्टर और प्रतिक्रियावादी बन गया था भाई। कट्टर कब बना था भाई? कट्टर तो इसने कभी बना ही नहीं अकबर अपने शासनकाल में, तो बिल्कुल गलत है। आप अगर ऑप्शन को अच्छे से पढ़ोगे तो एलिमिनेट यहाँ से कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर ए है। तो कथन मतलब सही है और कारण इसका गलत है, तो ऑप्शन इसका सी हुआ दोस्तों। 33 क्वेश्चन देखिए एक बार। ये एक कथन है, किस कविता का मतलब किस लेखक का ये कथन है? आपको इस लेखक के बारे में बताना है कि अपधर्मी को अपधर्म परंपरावादी को धर्म, किंतु इत्र विक्रेता के हृदय को गुलाब पखंडी का पराग प्रिय होता है। इस कविता का मध्यकालीन लेखक के द्वारा रची गई है। कौन से के द्वारा? आमिर खुसरो के द्वारा। किसके द्वारा? आमिर खुसरो के द्वारा। इस क्वेश्चन को डालने का मेरा मकसद यह है कि आमिर खुसरो की सारी रचना आप दोस्तों कर लीजिए। तारीख इलाही, तारीख ये क्या नाम तुगलकनामा, आशिका, किरानुसुद्दीन, जो भी पुस्तक आमिर खुसरो से संबंधित है सारी की सारी आप एक बार देख लीजिए। कौन सी पुस्तक किस बादशाह को समर्पित है? कौन सी गयासुद्दीन तुगलक को है, कौन सी अलाउद्दीन खिलजी को है, कौन सी मुबारक शाह खिलजी को है, किसमें क्या वर्णन है, किसमें प्रेम का वर्णन है, किसमें किस चीज़ का वर्णन है। आमिर खुसरो की रचना हमेशा पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 34th क्वेश्चन देखिए एक बार। औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मुगल प्रशासकीय तंत्र को जागीरदारी संकट का सामना करना पड़ा। बिल्कुल करना पड़ा जागीरदारी संकट का। क्या कारण था? ये कथन दे दिया है। क्या कारण था, क्यों करना पड़ा जागीरदारी संकट का सामना? जागीरों की संख्या सीमित थी तथा जागीर प्राप्त करने के लिए आशावान जो मनसबदार थे उनकी संख्या असीमित थी। जब किसी पद पे ज्यादा ही मतलब उम्मीदवार हो जाते हैं और पद एक होते हैं तो वहां पे संकट का सामना करना ही पड़ता है। आप कंपटीशन में देखो, आपके नेट के एग्जाम में जो स्टूडेंटों का जो रेशो होता है पास करने का वो 6% होता है। 6% यानी 100 बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं तो 6 ही बच्चे नेट क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे समस्या तो होती है उत्पन्न ना, तो यहाँ भी जागीरदारी संकट का सामना उत्पन्न हो गया था क्योंकि इनके समय में असंख्या सीमित थी, मतलब ज्यादा इन्होंने पहले ही दे दिए थे, ठीक है दोस्तों। तो इसका कथन और ये कारण सही है और ये कारण इसके कथन की पुष्टि कर रहा है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और ये इसका सही स्पष्टीकरण है। 35 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 35 क्वेश्चन क्या था? सम्राट के द्वारा नियुक्ति पर सीधे राज्य से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारों के द्वारा वेतन पाने वाले सैनिकों को क्या बोलते थे? तो जो डायरेक्ट जो सैनिक होते थे उनको बोलते थे दाखिली। क्या बोलते थे? दाखिली।
अकबर के समय में ये उसकी कुछ पर्सनल भी ये उसकी सेफ्टी रखते थे। कौन? दाखिली जो सैनिक होते थे, नियुक्ति पर सीधे राज्य से सीधे वेतन पाते थे। राज्य से सीधे वेतन पाने वाले सैनिक दाखिली होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? पहला मुगल सम्राट कौन था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? वह था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। हुमायूं यानी कि 1530 से लेके 1540 तक रहता है, लेकिन जब कन्नौज के युद्ध में हार जाता है उसके बाद शेरशाह यानी कि अफगान वंश आ जाता है, तो दोबारा जब 1555 की गद्दी पे बैठता है, 1 साल तब रहता है, तो सबसे पहले जब पहला जो कार्यकाल था उसमें ये बंगाल का अभियान अपना कर लेता है। बाबर ये अभियान नहीं कर पाता था बंगाल का। बाबर ने तो 4 लड़ाई लड़ी, मतलब मुख्यतः पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 37। मुगल काल के सराय भवनों का उपयोग किसके लिए होता है? सराय जो होता था, आपको पता है शेरशाह के समय में भी, इस्लाम शाह सूरी के समय में भी सरायों का निर्माण बहुत ज़्यादा किया। किस लिए होता था? यात्रियों को ठहरने का एक स्थान प्रदान करने के लिए। यात्रियों को ठहरने का स्थान प्रदान करने के लिए सराय भवनों का प्रयोग होता था दोस्तों। 38 क्वेश्चन देखिए, चित्रकार ख्वाजा मंसूर की किस निपुणता के लिए विशिष्ट ख्याति है? ख्वाजा मंसूर वनस्पति तथा प्राणी चित्रकारी के लिए। मैंने देखो बोला था आपको दोस्तों, कुछ चित्रकार हैं उनकी विशिष्टता देख लीजिए, किस चीज में किसको विशिष्टता हासिल है, कौन से चित्रकार को किस उसमें विशिष्टता हासिल है, या कौन से चित्रकार को क्या उपाधि दी गई है। तो इसका राइट आंसर डी है दोस्तों। 39 क्वेश्चन देखिए, कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, इन कथन और कारण को मैच कराना है एक दूसरे से ना, कौन कौन से कैसे सही है। तौहीद ए इलाही और सुलह कुल के सिद्धांत सम्राट अकबर के सर्वेशवादी सार्वभौमिक नजरिए की पुष्टि करते हैं। बिल्कुल, तौहीद ए इलाही बिल्कुल सही बात है भाई। मजहर के माध्यम से उसने आध्यात्मिक तथा सांसारिक शक्ति संचित करने का प्रयास किया। बिल्कुल, दोनों कथन, दोनों के दोनों कथन इसके सही है दोस्तों। ठीक है, और कथन और कारण की पुष्टि कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 क्वेश्चन, पंडित राजा जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ इनके दरबार में राजकवि थे। जगन्नाथ किसके दरबार में राजकवि थे? शाहजहां के समय में। शाहजहां के समय में दरबार में राजकवि थे। कौन किसके दरबार में राजकवि था? अकबर ने किस जैन कवि को संरक्षण दिया? किसको संरक्षण दिया? कौन फारसी था, कौन मुस्लिम था, कौन हिंदू था, कौन किससे अकबर ने क्या सीखा है उसके दरबार में, देख लीजिए एक बार, है ना भाई। 41 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसी एक व्यापारिक केंद्र को मुगलों ने एक समुद्री बंदरगाह के रूप में प्रयोग नहीं किया? नहीं किया, थट्टा को नहीं किया था। थट्टा को समुद्री बंदरगाह के रूप में प्रयोग नहीं किया था। यह थट्टा वही था जहां पे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है और फिरोज तुगलक गद्दी संभालता है, थट्टा में। ठीक है दोस्तों, तो थट्टा का बंदरगाह के रूप में प्रयोग मुगलों ने नहीं किया, मतलब कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक यह मानता था कि प्रभुसत्ता एक देवी प्रकाश है जो ईश्वर के द्वारा सम्राट को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जाता है? अकबर मानता था भाई। देवी प्रकाश कौन मानता था? अकबर मानता था। कौन मानता देवी प्रकाश? अकबर मानता था। ये बोलता था भाई हम भगवान के प्रतिनिधि है। ठीक है दोस्तों। 43 क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य में भू राजस्व निर्धारण करने की इकाई थी परगना। मुगल साम्राज्य में भू राजस्व जो प्रदान इकाई जो होती थी वो होती थी परगना, यानी ग्राम स्तर से ऊपर जिले से नीचे जो एक इकाई होती थी वो परगना होती थी, और भू राजस्व निर्धारण की यह एक इकाई थी दोस्तों। ठीक है, मुगल प्रशासन में बख्शी क्या होता था? मुगल प्रशासन में बख्शी क्या होता था? वेतन भुगतानकर्ता एवं गुप्तचर विभाग का प्रभारी। वेतन भुगतान करता एवं गुप्तचर विभाग का प्रभारी जो होता था उसको हम बख्शी बोलते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कुछ कथन दिए गए हैं किससे संबंधित? मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित। तो मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, एक बार ऊपर ऊपर से देख लीजिए मनसबदारी व्यवस्था कब शुरू हुई थी, उसमें कब जात का पद जोड़ा गया था, कब सवार का पद जोड़ा था, कितने सवार में क्या मिलता था, जात में क्या मिलता था। तो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। बिल्कुल सही बात है, अकबर ने की थी मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारों का श्रेणीकरण उनकी जातों और सवारों के आधार पर होता था। बिल्कुल, जात और सवार के आधार पर। मनसबदार केवल सैन्य अधिकारी होते थे? नहीं, अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल होते थे मनसबदार के तहत। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल का अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल कौन सा है मुगल काल का? तो वो सबसे बड़ा पुल है जौनपुर का पुल। कौन सा पुल है? जौनपुर का पुल जो है मुगल काल का सबसे बड़ा पुल है किस अकबर के समय का। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी है। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों कि रिपीट भी हो चुके हैं, बाद में रिपीट होने की पॉसिबिलिटी भी है, तो जल्दी जल्दी से आप एक बार इसको देख लीजिए।
47वां क्वेश्चन है भाई, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में अति महत्वपूर्ण सांख्यिकी आंकड़े प्रदान करने वाला समसामयिक स्रोत कौन सा है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मुगल काल का जो दरबारी था, जो लेखक होता था, वो कौन होता था? वो होता था अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। अबुल फजल ने किसकी रचना की थी? आईने अकबरी। किसकी? आईने अकबरी की रचना की थी। आईने अकबरी के मुख्य स्रोत आपसे पूछ सकते हैं फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि 5 भागों में विभक्त थी ना, तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट में क्या था, थर्ड पार्ट में क्या था, फोर्थ पार्ट में क्या था। ठीक है, किसमें मनसबदारों का वर्णन था, किसमें प्रशासन का वर्णन था, किसका महिलाओं का वर्णन था। ठीक है, तो इसका जो सांख्यिकी जो आंकड़े देने वाला वर्णन है वो आईने अकबरी में मिलता है दोस्तों। ठीक है, 48 क्वेश्चन था भाई कि कुछ व्यक्तियों को दिए गए भरतपुर राज्य से जुड़े हुए थे। ये कुछ जाट शासक थे। इन जाट शासकों में से आपको बताना था कौन कौन से जाट शासक थे। सूरजमल तो आपको पता है, सूरजमल जाट शासक था। बदन सिंह, बुद्ध सिंह और चरहट सिंह, ये जाट नहीं थे, पंजाब से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, तो सूरजमल और बदन सिंह। एक बार जाट शासकों का क्रम देख लिए, गोकुल किसने अकबर की स्थितियों को निकाला था वहां से, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? पहला और चौथा, यानी कि डी राइट आंसर इसको हुआ। 49वां क्वेश्चन देखिए, यह शिकायत की कि जजिया के तहत लाखों में इकट्ठा की गई रकम का थोड़ा भी हिस्सा शाही खजाने तक नहीं पहुंचता और औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित इतिहासकारों में किसके द्वारा दी गई है? कौन बोलता है? खपी खान। कौन? खपी खान, यानी कि औरंगजेब से संबंधित है, औरंगजेब का आलोचक था। जिस प्रकार अब्दुल कादिर बंदायूनी इसका लेखक अब्दुल अकबर का आलोचक था, तो उसी प्रकार खपी खान भी औरंगजेब का आलोचक था। इसका राइट आंसर खपी खान। ठीक है दोस्तों, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। अकबर का शाही इतिहासकार अबुल फजल न तो गुलाबों की कीमत और न ही मुगलों के बाजार का कोई ब्यौरा देता है, ये कथन है। और अकबर ने अपने समय में गुलाम व्यापार को रोका था। बिल्कुल सही बात है, गुलाम व्यापार को रोका था। और ये लेकिन कथन तो दोनों के दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हुआ दोस्तों। तो ये आज के मुख्यतः 50 क्वेश्चन थे मुगल काल से संबंधित। 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आएंगे दोस्तों। 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको काम क्या करना है, ये क्वेश्चन तो आपको देखने हैं। इनसे संबंधित जैसे मैंने अकबर का बयान बताया, तो सारे अकबर के बयान पढ़ लीजिए। पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन आपको पूरा पूरा मुगल करा देंगे। चित्रकार, मैंने एक क्वेश्चन चित्रकार से संबंधित आया था, अकबर से संबंधित, अब्दुल समद वाला, तो आप सारे के सारे चित्रकार वहीं पे पढ़ लीजिए भाई। एक क्वेश्चन पुस्तक का फारसी में अनुवाद वाला आया था, तो सारे के सारे अनुवाद आप देख लीजिए एक बार, कौन सी पुस्तक का फारसी में अनुवाद किसके समय में हुआ। ठीक है, स्रोत से संबंधित आया था, खोंदमीर से संबंधित, हुमायूं के स्रोत, अकबर के स्रोत, जहांगीर के स्रोत देख लीजिए। यूरोपीय यात्री से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, मतलब सभी ये यूरोपियन यात्री देख लीजिए। ट्रेवेनियर किसके समय, बर्नियर किसके समय में, ये मनुच्ची किसके समय में आया था, मोंडेलसलो किसके समय में आया था। ठीक है, या टॉम्सरॉय किसके समय में आता, हॉकिंस किसके समय में आता, फिंच किसके समय में आता, क्या कार्य किया, क्या किस चीज़ का इन्होंने वर्णन किया। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था का प्रशासन देख लीजिए, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, जागीरदारी व्यवस्था क्या थी दोस्तों। ठीक है, विशेष तौर पे यहाँ से आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर करना दोस्तों, है ना। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है, वीडियो को कंप्लीट देखा करें, बीच में मत छोड़ा करें, है ना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।